हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉलडेमी की तरफ से जो सीरीज स्टार्ट किया था एनटीपीसी एक्सप्रेस, वो इसका आज हम लोग का 6 नंबर पार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। और ये भी चांसेस है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हो सकता है इसी के रिजेम्बलेंस कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पे ही हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास का डिस्कशन फिर से शुरू करते हैं। और सब जो टॉपिक्स है जहां पे हम तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी का एमसीक्यू यहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पे ये हम लोग का रिवीजन क्लास होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले। जहां जहां कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा वहां वहां मैं तुमको समझा दूंगा। बात समझ में आ गया? चलो, तो आज का क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, आज का जो क्लास होने वाला है वो बेसिकली तुम्हारा ज्योमेट्री रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का ऐसा टॉपिक है जहां पे क्या होता है, तुमको इमेजिनेशन पावर ज्यादा यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे तुमको इमेजिनेशन पावर को एक्टिव करने के लिए और उसको कैसे तुम सम में इंप्लीमेंट कर सकते हो वो वाला चीज भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द डायमेंशन ऑफ ए लगेज बॉक्स, the dimension of a luggage box are 80, 60, 40 centimeter. How many square centimeter of cloth is required to cover the box? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये हो रहा है मेरे पास एक बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है? तो भाई मेरे देखो, हमेशा जब क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है ना, तो पहला वाला जो चीज होता है वो तुम्हारा लेंथ हो जाएगा, दूसरा वाला जो चीज होता है या फिर दूसरा वाला जो डायमेंशन होता है वो तुम्हारा ब्रेथ हो जाता है, और आखिर में जो रह जाता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वो तुम्हारा हाइट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन का सीक्वेंस के थ्रू तुमको समझना पड़ेगा कि लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है और हाइट कौन सा है। ठीक है, अब तुमको बोला गया है कि उसी से क्या करना है, एक बॉक्स को कवर करना है। ठीक है, अगर बॉक्स को कवर करना है तो तुम क्या निकालोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीज है, एक सॉरी दो नहीं तीन चीज है। एक तो तुम्हारे पास वॉल्यूम है, दूसरा तुम्हारे पास सरफेस एरिया है, तीसरा तुम्हारे पास क्या है, तीसरा तुम्हारे पास कर्व सरफेस एरिया है। तो इस केस में तुम क्या निकालोगे, थोड़ा सा सोचो और बताओ। जबकि मैं बॉक्स को कवर कर रहा हूं ऊपर से, जब भी मैं बॉक्स को ऊपर से कवर कर रहा हूं, दैट मींस मैं उसका सरफेस को कवर कर रहा हूं, और सरफेस को अगर कवर करूंगा तो क्या यूज करूंगा मैं, टोटल सरफेस एरिया यूज करूंगा। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर वॉल्यूम क्यों नहीं यूज कर सकते? वॉल्यूम यूज इसलिए यूज नहीं कर सकते कि अगर वो कपड़ा को बाहर से कवर ना करके अंदर हम लोग अगर स्टोर करके रख देते तब जाके हम लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अंदर का सामान। जैसे कि मान लो ये रूम का अंदर कितना सारा हवा प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम, और कितना सारा पेंट चाहिए दीवार को पेंट करने के लिए, वो हो जाएगा तुम्हारा सरफेस एरिया। तो इस केस में क्या बोला गया, कवर करने के लिए बोला गया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया। तो तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ए क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है ना यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तो क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2i लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब तुमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि कितना क्लॉथ लगेगा, तो जितना उसका सरफेस एरिया है उतना ही उसका क्या लगेगा, क्लॉथ लगेगा। तो लेट अस फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेंथ का वैल्यू कितना है, यहाँ पे लेंथ का वैल्यू 80 इंटू 60, तो यहाँ पे कर दो 80 इंटू 60। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 इंटू 40, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 40 प्लस आखिर में क्या रह जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 80। कितना जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 80। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टेबल का जो स्ट्रेंथ है वो लगाओ यहाँ पे। 6 इंटू 8 कितना होता है, सॉरी 6 इंटू 8, हाँ 6 इंटू 8 होता है 48, साथ में 2 जीरो, कितना हो जाएगा 24, साथ में 2 जीरो, और यहाँ पे कितना 32, साथ में 2 जीरो। बस समझ में आ गया। अब बस कैलकुलेशन का एकदम है, यहाँ पे 2 लगेगा, होगा 5, 5 3 8, 8 2 10, 10,400। इट विल बी 10,400। सीधा सीधा बात है यहाँ पे भाई। इसको अगर डबल करोगे कितना हो जाएगा, 20,800 हो जाएगा। 20,000 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 20,800 स्क्वायर सेंटीमीटर तुमको कहाँ दिख रहा है, वो मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सेज दैट 20,800 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हो गया?
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता था, यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता था। वो चीज क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे कवर के जगह ना बोल दो कि कितना वाटर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तब तुम लोग क्या करते, तुम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला का चार्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। हर जगह, हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में पूछा जाता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो तुमको ये जो फॉर्मूला वाला चार्ट है, 2D हो, 3D हो, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हो, या फिर सर्कल का प्रॉपर्टी हो, या फिर क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी हो, जितना सारा चीज है उसको ट्राई करना है कॉपी में नोट डाउन करने के लिए, और उसका डेली के डेली अगर नहीं हो रहा है, हर 2 दिन 3 दिन बाद रिवाइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाता है। बात समझ में आ गया? चलो भाई मेरे, अगर बात समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहां पे 2 poles of height 12 centimeter 12 meters and 17 meters stand vertically upright on a plain ground। मतलब मेरे पास 2 पिलर्स है, ठीक है, मैं डायग्राम बना लेता हूं। यहां पे मेरे पास 2 पिलर है, पहले ग्राउंड बना लेता हूं। मेरे पास 2 पिलर है, एक पिलर थोड़ा नीचे करता हूं ना, सही रहेगा ये। हाँ, ये हो जाएगा एक पिलर जिसका लेंथ कितना बोला गया, 12 मीटर्स। तो ये तुम्हारा 12 मीटर्स का हो जाएगा, और एक और पिलर बोला गया जो हो जाएगा तुम्हारा 17 मीटर्स का हो जाएगा। कितना मीटर्स का हो जाएगा? 17 मीटर्स। आप बोलोगे सर ये छोटा ये बड़ा क्यों है? सिंपल सा बात है भाई, ये तुम्हारा छोटा है क्योंकि इसका लेंथ कितना दिया गया, 12 मीटर्स दिया गया, और ये कितना दिया गया, 17 मीटर्स दे दिया गया, ठीक है, ऑन ए ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, इनके फीट के बीच में डिस्टेंस कितना दे दिया गया, इनके फीट में बीच में डिस्टेंस दे दिया गया 12 मीटर्स। कितना दे दिया गया? 12 मीटर्स। What you need to find out? You need to find out the distance between their top। मतलब पाव के बीच में गैप दे दिया गया, तुमको बताना है कि उनके मुंडी के बीच में कितना गैप है। मुंडी बोले तो कौन सा आ जाएगा, ये रहा एक मुंडी, ये रहा उसका दूसरा मुंडी, और ये इनके बीच में कितना गैप है ये तुमको बताना है। इसके बीच में कितना गैप है ये तुमको बताना है। सीधा सीधा बात, तुमको इस चीज का लेंथ निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको कैसे करना है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया 12, आई थिंक ऑप्शन में भी दिया रहेगा। हाँ देखो, ऑप्शन में दिया आएगा, टिक करके आ जाओगे, घर में आके एकदम जोश में बोलोगे कि हो गया मेरा सिलेक्शन, मैंने 12 आंसर करके आ गया। तो अगर ऐसा करोगे तो गलत करोगे। क्यों गलत करोगे? क्योंकि ये लाइन जो है ना वो सीधा सीधा है, ये लाइन क्या हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया, और जब भी तिरछा हो जाता है वो लेंथ उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दैट मींस ये 12 नहीं होगा, ये 12 से ज्यादा ही होगा। 12 से ज्यादा ही होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, मतलब ये दोनों में से आंसर आ जाएगा। अगर तुक्का मार के कर रहे हो तो तुक्का यहाँ पे आया हो सीखने के लिए, तुक्का मारने के लिए तो नहीं आया हो, तो इसके कारण मैं इसको बताऊंगा इसको करना कैसे होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं एक चीज करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, देखो ठीक है। ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर्स होगा। सीधा सीधा बात, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ये यहां पे अगर ये 12 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर्स हो जाएगा। बात को समझो, यहां पे थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आधा पार्ट रब कर देता हूं, नहीं तो ये 17 प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे तुम्हारा 12 मीटर्स हो जाएगा। टोटल कितना लेंथ था इसका, टोटल लेंथ था 17। तो अगर यहां पे 12 हो गया तो ऊपर यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा तुम्हारा 5 मीटर्स। बात समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। पूरा का पूरा 17 था ना, तो 12 यहां पे, क्योंकि ये भी 12 है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये 12 तो ये 12, लेंथ इक्वल, तो ये अगर 12 हो जा रहा है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो गया ये चीज। अब देखो यहां पे अगर मैं ऊपर वाला पार्ट पे कंसंट्रेट करूं, ऊपर वाला पार्ट में कंसंट्रेट करूं, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये क्या बन रहा है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल है? तो देखो भाई मेरे, जब भी तुम रास्ते पे निकलोगे, जब भी तुमको करंट का पिलर दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, ट्राई करना उसको देखने के लिए कि उस जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। कभी देखा है कि कोई खंबा ऐसा गिरा हुआ है, ऐसे गिरा, देखा होगा, वो एक्सीडेंटल केस है। जब भी उसको इंस्टॉल किया जाता है कभी देखा है कि खंबा ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा तो ये नहीं था। हमेशा कैसे रहता है, ऐसे पूरा स्ट्रेट रहता है। जमीन के साथ कितना डिग्री बनाता है, जमीन के साथ हमेशा वो 90 डिग्री बनाता है। दैट मींस क्या हो रहा है, दैट मींस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। और जब भी मैं 90 डिग्री के बारे में सोचता हूं ट्राइंगल में, तो क्या बन जाता है वो बन जाता है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर सोचता हूं तो मेरा दिमाग में एक चीज और आना चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज माय पाइथागोरस थ्योरम। दैट मींस यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दैट मींस यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, उस केस में ये तुम्हारा बेस का काम करेगा। ये जो चीज है यहां पे 5 मीटर्स, ये तुम्हारा हाइट का काम करेगा, ठीक है, हाइट का काम करेगा या फिर परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। और ऊपर जो ये वाला लाइन रहेगा जिसका वैल्यू हमको चाहिए होगा, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा हाइपोटेनियस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनियस।
यहां तक अगर आ गए हो तुम लोग, तुमको पाइथागोरस थ्योरम भी आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ये क्लास 4 में पढ़ाया गया है। अगर क्लास 4 में नहीं पढ़ाया तो भाई मेरा यहां पे आ जाओ, मैं तुमको समझा देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता कैसे है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 25, तो 25 यहां पे कर दिया। बेस का स्क्वायर कितना होगा 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब मत पूछना भाई मैंने यहां पे डायरेक्टली कैसे बैठा दिया, स्क्वायर तुमको याद होना पड़ेगा। अब दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आ जा रहा है 169 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 169, मतलब हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब बोलोगे कि सर आंसर तो मेरा 169 आ गया, लेकिन ऑप्शन में मुझे 169 दिख नहीं रहा है, लगता है ऑप्शन गलत है, इसके लिए हम लोग को क्रेडिट मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको बस हाइट का वैल्यू बोला गया है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है हाइट का स्क्वायर आ रहा है, तुमको हाइट निकालना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाइट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 169, एंड रूट ओवर ऑफ 169 का मतलब कितना होता है, इट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और 13 सेंटीमीटर तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 13 सेंटीमीटर मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं? यहां पे क्लियर हो गया? तो यहां पे एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या सीखा इस क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन से हम लोग एक चीज सीखा है कि जहां जहां 90 डिग्री आएगा उसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और जहां जहां 90 डिग्री आएगा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहां पे लगेगा हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, जो नीचे लेटा हुआ रहता है, जो ऊपर परपेंडिकुलरली खड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो तिरछा लेटा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आया कि नहीं? चलो भाई मेरे, अगर बात समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे बोला कि टू पोल्स ऑफ हाइट 15 मीटर्स एंड 20 मीटर्स स्टैंड वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड। सीधा सा बात है भाई, डायग्राम बना लेते हैं। 15 ये हो जाएगा और 20 बोला ना, आई थिंक यस 20 ये बोला गया। ठीक है, ऑन ए ग्राउंड बोला गया, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्या बोला गया, ऑन ए ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12। अगर इनका बीच का डिस्टेंस 12 मीटर्स है, तुमको बताना है उसका मुंडी का बीच में कितना है। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का तुमको क्या बताना है, लेंथ बताना है कि कितना हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, अगर ये 12 हुआ तो ये बेस कितना हो जाएगा, ये बेस भी 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बेस भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 15 हुआ तो यहां से लेके यहां तक ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, ये भी तुम्हारा 15 बन जाएगा। तो 15 बन जाएगा कि टोटल मेरा अगर 20 हो रहा है, नीचे वाला पार्ट अगर 15 बन रहा है तो ऊपर वाला पार्ट कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये तुम्हारा 12 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। अब तुमको क्लियरली दिख रहा है कि जो खंबा होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री बनाता है दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। दैट मींस एक ही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग करो और देखो आंसर कितना हो रहा है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर 144। अरे परपेंडिकुलर का, चलो कोई बात नहीं, इधर बैठा देते, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर का, ये तुम्हारा हो जाएगा बेस का, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। तो कितना हो जाएगा 169, इसका भी आंसर वही होने वाला है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, रूट ओवर ऑफ 169 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 13। और ये 13 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कोई तुमको पूछे कि ये क्वेश्चन कैसा है, तुम लोग बता देना है ये क्वेश्चन इसका प्रीवियस क्वेश्चन का एकदम कार्बन कॉपी है। बात समझ में आ रहा है? अगर प्रीवियस क्वेश्चन में तुमको समझ में नहीं आया होगा, इस क्वेश्चन में तुम्हारा समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल सा बात है, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। क्लियर है? ऐसा ही क्वेश्चन बनता है ट्रिगोनोमेट्री का, जहां पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, वो वाला चीज मैं बता के दूंगा जब ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। वाओ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्लोज्ड वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ 1 centimeter thick from the following outer diameter and 22 centimeter breadth 17 and height 12 centimeter. If it is filled to capacity with cement से इसको भर दिया जाता है, then what is the volume? अच्छा, सीधा सा बात है, मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बोला गया उसका थिकनेस कितना है। उसका थिकनेस है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। कितना है थिकनेस? 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसको मैं तुमको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का होगा बॉक्स। थिकनेस दे दिया गया ना यहाँ पे, ऐसे करके इसका थिकनेस दे दिया गया,
ऐसे करके क्या कर दिया गया, उसका थिकनेस दे दिया गया। ठीक है, तो थिकनेस कितने का है, देखो थिकनेस है उसका 1 सेंटीमीटर का, बाद में लिख लेंगे इसको, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा देता हूँ कितना हो जाएगा, थिकनेस उसका 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है। ठीक है, लेंथ का बात बोला गया, लेंथ कितना है उसका 22 बोला गया, लेंथ 22 बोला गया, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा तुम्हारा 22 हो जाएगा। लेकिन उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा, थिकनेस को तो मैं कवर करके कोई फायदा नहीं है ना। जो भी चीज मैं स्टोर करूंगा, जो भी चीज स्टोर करूंगा मैं कहां पे करने वाला हूं, यहां पे करने वाला हूं। ये तो बस थिकनेस है, ये बस प्रोटेक्शन का काम आ रहा है। थिकनेस बस क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन का काम आ रहा है। जैसे कि जब तुम रूम बनाते हो, जब तुम्हारा घर बनता है, ब्रिक जो तुम्हारा ईट यूज करते हो ना, ईटा जो यूज करते हो, उसका जो थिकनेस है उसको जो तुम यूज नहीं कर पाते हो, वो बस तुम्हारा प्रोटेक्शन का काम आ रहा है। लेकिन तुम क्या यूज कर सकते हो, इंटरनल वाला पार्ट को यूज कर सकते हो, उसका जो अंदर वाला पार्ट को यूज कर सकते हो। वही वाला चीज हो रहा है, ये थिकनेस को तुम यूज नहीं कर सकते, उसको तुमको हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे 1 सेंटीमीटर और यहां पे 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर गायब हो जाएगा, यहां से 1 सेंटीमीटर गायब हो जाएगा। मतलब टोटल था तुम्हारा 22, उसमें से 1 यहां से 1 यहां से, टोटल कितना गया, 2 गया। दैट मीन्स लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 22 से 2 गया, बचेगा कितना 20 मीटर्स। ठीक है, सेम केस ब्रेथ का भी होगा, इस तरफ से 1 जाएगा, इस तरफ से 1 जाएगा, जो बीच में बचेगा तो कितना था 12 था, 1 गया 11 हुआ, यहां से 1 गया कितना हो गया 10 हो जाएगा। तो ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ब्रेथ का वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना 10 मीटर्स। और सेम किसके साथ हो जाएगा, सेम तुम्हारा हाइट के साथ भी हो जाएगा। क्लियर है, सेम तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट के साथ भी हो जाएगा। तो हाइट कितना था तुम्हारा 17 और यहां पे कितना हो जाएगा 15 मीटर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो उसका थिकनेस 2 हो जाता तो कितना माइनस होता, 4 माइनस होता, इधर से 2 इधर से 2, टोटल 4 माइनस होता। लेकिन इस केस में क्या है, उसका थिकनेस 1 है, तो इस तरफ से 1 इस तरफ से 1, टोटल कितना 2, इसलिए हर जगह से तुम 2 माइनस कर दोगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीज। चलो मेरे भाई, अगर बात समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डिमांड दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में डिमांड बोला गया है यहाँ पे कि फाइंड द कैपेसिटी। जब भी ये वर्ड कैपेसिटी आ जाए, तुम्हारा दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, वो चीज क्या होना चाहिए, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू, याद है किसी को, अगर याद है तो बता दो नीचे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो जाता है क्या, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, तुम्हारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। तो अब तुमको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, तो हम लोग भी यहां पे वॉल्यूम में यूज कर सकते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, लेंथ कितना था तुम्हारा 20, ब्रेथ कितना था तुम्हारा 10, इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा 15। सीधा सा बात है। अब देखो जीरो को बाद में काउंट कर लेंगे। सबसे पहले देखो 15 इंटू 2 कितना हो जाता है 30, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा। 3000 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 3000 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब एक चीज, मतलब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, वो होता है कि सर हम लोग को समझ में नहीं आता है कहां पे हम लोग वॉल्यूम लगाए, कहां पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया लगाए, कहां पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया लगाए। ठीक है, तो ये चैप्टर ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या होता है कि इसमें कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसका कंसेप्ट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हम लोग क्लास में आए क्यों, ताकि हम लोग को सीखने को मिले। तो यही चीज सीख के जाओ। जब भी सरफेस का बात चलता है, ठीक है, सरफेस का बात चलता है मतलब इसका अंदर का कैपेसिटी का बात नहीं चल रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का बात चल रहा है, तो हमेशा याद रखना तब हम लोग को सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया यूज करना है। लेकिन जब भी उसका कैपेसिटी का बात चल जाता है या फिर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट का बात चल जाएगा, तब हम लोग को यूज करना है वॉल्यूम। तो इस केस में यहां पे कैपेसिटी यूज किया गया, तो हम लोग को क्या यूज करना है, वॉल्यूम यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर तुम साइंटिफिकली जाओगे या फिर थोड़ा मैथमेटिकली जाओगे और थोड़ा दिमाग लगाओगे, तुमको एक चीज पता चलेगा, जो तुम्हारा यहां पे क्यूब सेंटीमीटर है ना, या फिर सेंटीमीटर जो क्यूब होता है, वो यूनिट किसका होता है, वॉल्यूम का होता है। अगर तुमको मान लो यहां पे पता भी नहीं है कि क्या निकालना है, तो तुम यूनिट को देखोगे। ठीक है, यूनिट अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तुमको सरफेस एरिया का बात कर रहा है, और अगर वो तुम्हारा क्यूब में है, दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। यहां पे क्यूब था तो वॉल्यूम निकाल लिया, सीधा सा बात है। इतने डेप्थ में जाना ही क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो इतना तो तुम्हारा स्टेप्स तो कोई देख नहीं रहा है, सीधा सीधा निकालो आंसर, खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर हो गया। चलो भाई, अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। ए ट्रायंगल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 200 इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज 20 मोर देन द इक्वल साइड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अच्छा, अब आते हैं ट्रायंगल के कैटेगरीज में।
क्या बोला गया है, यहां पे एक मेरे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है। तो क्या मुझे बता सकते हो जो ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है उसको क्या कहा जाता है? इन ए ट्राइंगल इफ द टू साइड्स आर इक्वल देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दैट? कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है वो वाला? बताओ मुझे भाई, जल्दी जल्दी। वाह, ये क्या बन गया भाई? ये ट्राइंगल जहां पे दो साइड इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं? इन ए ट्राइंगल वेयर टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल भाई। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब मान लो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, उसका इक्वल हो गया, ठीक है। और क्या बोला गया, उसका दूसरा साइड क्या होता है, जो हम लोग का आखिरी वाला साइड रह जाता है वो क्या होता है, उससे जो इक्वल है उससे दुगना हो जाए। दुगना नहीं बोला ना, 20 टाइम्स बोल दिया गया। तो लेट अस अज्यूम ये साइड टू बी कितना, x, तो ये भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको कैसे पता चला? आप यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हो क्या? तो भाई मेरे यहाँ पे मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का जो चीज दिया गया उससे मैं बोल रहा हूँ यार इक्वल, इफ टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल बोले तो वो क्या हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये अगर x हो, ये x हो, तो ये कितना हो जाएगा 20 मोर बोला गया, इट विल बी x प्लस 20, ठीक है। अब यहां पे कंसेप्ट लगता है, वो कंसेप्ट होता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमेशा याद रखना भाई मेरे, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द थ्री साइड, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड। मतलब क्या होता है, कोई अगर तुमको पूछे कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, तुम उसको बता देना कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द थ्री साइड। जैसे कि मान लो ये मैंने तुमको ट्राइंगल दिया, यहां पे अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर, तब उसको बता देना पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2 व्हिच इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बस वही वाला कंसेप्ट यहां पे लगेगा। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर तो तुम्हारा 200 दिया गया था, तो 200 यहां पे मैंने लिख लिया। नेक्स्ट क्या बोला गया, यहां पे x है, तो यहां पे मैं x लिख दिया। b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना x आया, 3x आया, तो मैंने यहां पे 3x लिख दिया प्लस कितना 20। अब ये 20 बांग्लादेश से इंडिया आएगा, 200 माइनस 20 कितना हो जाता है, 200 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 180। मतलब 3x इज इक्वल टू कितना, 3x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू तुम्हारा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 60 देख के तुम ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आ जाओगे और सबसे बड़ा गोला मिल जाएगा यहाँ पे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यहाँ पे थर्ड साइड का लेंथ पूछा गया, थर्ड साइड का लेंथ मतलब क्या, ये वाला लेंथ बोला गया। तो अगर x का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया तो थर्ड साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, थर्ड साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 20 ना हो जाएगा। x का वैल्यू कितना था, 60 था, प्लस 20 कर दो, कितना बनेगा भाई मेरे, 80 बनेगा। सो 80 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 80 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? तो देखो क्वेश्चन का वैरायटी बदल सकता है यहां पे, लेकिन क्वेश्चन अगर तुम पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन को तुम अगर क्रैक कर पा रहे हो, तो आराम से एग्जाम भी तुम्हारा क्रैक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 60 ऑलरेडी दिया गया था, और एग्जाम में तुम्हारा जोश भी रहेगा, साथ ही साथ थोड़ा नर्वसनेस भी रहेगा, जिसके कारण तुम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आधा पढ़ के तुमको लगेगा कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, सॉल्व करने जाओगे फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिमाग को ठंडा रख के कर लेना इस पेपर को, ठीक है। चलो भाई मेरे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज 63 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, स्क्वायर यूनिट बोला गया है। टू पैरेलल लाइंस DEFG आर ड्रोन सच दैट द डिवाइड द लाइन सेगमेंट। चलो एक बार काम करते हैं, ट्राइंगल बना ही लेते हैं ना, उसके बाद में देख लेंगे कि क्या करना होता है यहाँ पे, ठीक है। लेट अस मेक द ट्राइंगल। ये हो जाएगा तुम्हारा ट्राइंगल, ठीक है, बन गया तुम्हारा ट्राइंगल। उसके बाद ट्राइंगल का नाम क्या था, ABCD था ना, तो नाम भी दे देता हूं यहाँ पे ABC DE, मतलब यहां से एक DE लाइन जाएगा और यहां से क्या जाएगा, यहां से तुम्हारा FG जाएगा। तो नाम लिख लेता हूं DE एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट एंड FG, यहाँ पे FG, 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, मतलब क्या हो जाएगा, दिस पार्ट और दिस पार्ट इक्वल है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो बी इक्वल। What is the area of the quadrilateral form? तो यहाँ पे जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो रहा है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो लगेगा सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा। वो ट्राइंगल का सिमिलरिटी ऑफ ए कंसेप्ट मतलब
कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है इस केस में जो उसका साइड का स्क्वायर होगा विल बी इक्वल टू द एरिया। सिंपल सा बात है, मैं एक बार समझा देता हूं। देख लो, छोटा सा ट्राइंगल में बना देता हूं, जैसे कि ये मान लो और यहाँ पे एक ट्राइंगल मान लो, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और जो अंदर का रेड कलर से जो मैं बना रहा हूं ये छोटा वाला ट्राइंगल, इफ दे आर सिमिलर, अगर वो दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, देन हमेशा याद रखना एरिया ऑफ रेड वाला एंड एरिया ऑफ पीला वाला विल बी इक्वल टू इनका साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब मान लो ये वाला साइड हो गया ना, ये वाला, ये नाम दे देता हूं ABCDE, ठीक है। तो नाम देने से अच्छा रहेगा, रुको, लाल कलर पीला कलर करने से अच्छा नाम से अच्छा रहेगा। इफ बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, मतलब अगर मैं कहता हूं ABC इज सिमिलर टू ACD, देन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टोटल ट्राइंगल, दैट इज एरिया ऑफ ACD विल बी इक्वल टू इनका साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब क्या, ऊपर तक तुम्हारा छोटा वाला ट्राइंगल, तो छोटा वाला ट्राइंगल का साइड कितना होगा, AB, इसका स्क्वायर बाय इसका साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। और ये कौन बोलता है, ये तुम्हारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। ये क्लास 10 का कंसेप्ट है। अगर क्लास 10 तुमने अच्छे से किया होगा, अगर तुमको लेटर मार्क्स आया होगा, अगर तुमको स्टार मार्क आया होगा, तब तुमको ये चीज याद रहा होगा। और जिनको नहीं भी आया होगा उनको भी ये याद रहना पड़ेगा भाई मेरे अभी, ठीक है। ये तुम्हारा मजबूरी है। तुमको चाहिए क्या होता है, तुमको चाहिए सरकारी नौकरी, तो लेटर उटर को सब भूल जाओ। ऐसा मत बोलो कि 10 में मुझे लेटर मिला था, स्टार मिलेगा, तो सब खत्म भाई, टाटा बाय बाय कर दो उसको। तुम अभी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, तो तुमको ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अब यही वाला कंसेप्ट यहां पे लगा लेते हैं ना भाई, यही वाला कंसेप्ट यहां पे लगाते थे। देखो सबसे पहले हम काम करते हैं, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ छोटा वाला ट्राइंगल क्या होता है, ADE डिवाइडेड बाय पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, दैट इज कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इस तरफ सबका नेमिंग कर लेते हैं, ये X कर लेता हूं इसको, और इस तरफ वाले को क्या कर लेता हूं, Y कर लेता हूं। तीनों छोटा छोटा पार्ट को क्या कर लेता हूं, Y कर लेता हूं। तो इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर। आप सीधे सीधा वैल्यू पुटिंग करो। ADE का तो तुमको वैल्यू नहीं पता, तो उसको ADE रहने देते हो, एरिया ऑफ ADE रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका तो एरिया तुम्हारा ऑलरेडी दे दिया गया है, कितना है, 63 है, तो यहाँ पे मैं 63 पुट कर देता हूँ, ठीक है। AD का वैल्यू कितना है, यहाँ पे Y है, तो Y का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 कितना हो जाएगा, Y स्क्वायर। बात समझ में आ गया? बस कैंसिलेशन करो, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 3 3 21 टाइम्स, 21 ही आंसर। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ADE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको 21 ही रहने देते थे, लेकिन तुमको ये वाला का एरिया मिला, तुमको ये वाला का एरिया नहीं चाहिए, तुमको बस इसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग लेंगे AFG को, ठीक है। तो एरिया ऑफ AFG डिवाइडेड बाई ABC इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हो 2y स्क्वायर, और इसका पूरा कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मैं 3y स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 63, तो लिख लेता हूँ AFG बाई इसका वैल्यू कितना था, 63 इज इक्वल टू 2 बाई कितना 3, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो AFG इज इक्वल टू कितना, 42 हो जाएगा। मतलब अभी तुम्हारे पास क्या होगा, व्हाइट वाले का तो एरिया आ ही गया, साथ ही साथ तुम्हारा क्या होगा, ये रेड वाले का भी एरिया आ गया, ठीक है। तुम्हारे पास ये रेड वाले का भी एरिया आ गया, ये जो रेड वाला जो है इसका भी एरिया तुम्हारे पास क्या हो गया, आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, रेड वाले एरिया में से अगर ये वाला पार्ट, ये जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ येलो कलर से, ये वाला पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आसानी से ये वाला आ जाएगा। तो सीधा सा बात है, क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया कितना था, 42 था, तो 42 लिख दिया, और छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया कितना था, 21 था, इसमें से 21 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 21। और 21 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 21 तुमको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये पूरा का पूरा क्लास में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमेशा तुमको एग्जाम में लॉलीपॉप तो नहीं पूछेगा, कभी कभार तुमको यहाँ पे
बिरयानी को भी खाने को बोल देगा, ठीक है, कभी कभार कुछ और भी दे सकता है। यहाँ पे मेनू तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे 14 to 15 चैप्टर्स का मेनू है, उसमें से कुछ भी दे सकता है। तो हमेशा लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम लॉलीपॉप ही दिया जाएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, चीज क्लियर हो गया। चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे। वेयर which is band in the form of a square encloses an area of 484 square centimeter. If the same ware is band in the form of a circle, then the area enclosed by it is. मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान के चलो ये वाला मेरा केबल है, ठीक है, मान के चलो ये वाला मेरा केबल है, ठीक है, उसी को मैंने क्या कर दिया, उसी को मैंने फोल्ड करके एक स्क्वायर बना दिया। अब कोई बोलेगा सर ये स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा है, तो मैं बनाया भी तो जल्दी हूं ना, तो ऐसा एक स्क्वायर बना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, यही स्क्वायर को मैं खोल देता हूं, खोलने के बाद क्या कर देता हूं, एक सर्कल बना देता हूं। मतलब क्या हो रहा है इस केस में, मतलब जो कागज मैंने स्क्वायर बनाने के लिए यूज किया था, वही कागज मैंने क्या कर दिया, वही कागज मैंने सर्कल बनाने में यूज कर दिया। दैट मीन्स ये कागज या फिर ये जो बाउंड्री है, ये दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट पेरीमीटर निकालने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का साइड निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 484। 484 का मतलब कितना होता है, 484 का मतलब होता है तुम्हारा 21 नहीं भाई, क्या कर रहा हूं मैं, 22। तो साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 22। अब तुमको ये चीज तो पता होगा ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि एक ही तार को यूज किया गया था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 22, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई 22/7 इंटू आर। रेडियस से निकालने के लिए बोला गया था ना, एरिया बोला। चलो कोई बात नहीं, अब जो कैंसिलेशन हो जाता है उसको कैंसिल कर लो। यहाँ पे 2 22 22 जाएगा, 2 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा। रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू तुम्हारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे यहाँ पे रेडियस तो तुमको पूछा नहीं गया, यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल पूछा गया। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोले तो 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू बोले तो तुम्हारा रेडियस को 2 बार लिखना है, तो रेडियस को 2 बार लिखो यहाँ पे 14 × 14। ठीक है, कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, 44 × 14। 44 × 14, 44 × 14 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि आपने रट्टा मार दिया इसलिए अपना आंसर बता दिया। तो देखो भाई, हमेशा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट देखो कितना है 4, इसका यूनिट डिजिट देखो कितना है 4, 4 × 4 कितना आ रहा है 16, आखिर में कितना आएगा 6। ऑप्शन है बस एक ही ऑप्शन में मुझे 6 दिख रहा है, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पे तुमको टाइम वेस्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर दिया गया तो उसका यूज भी कर लो ना तुम लोग। यहाँ पे यूज करके इसका आंसर कितना हो जाएगा 616, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है यहाँ पे, तो उसका फायदा उठाओ और आंसर बताओ। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीज। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए भाई, ये फिर से रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन। वेर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इज सेम वेर इज रीबेंड। एक काम करो, ये वाला तुम लोग का होमवर्क मार्क करके रखो। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। वो क्वेश्चन था तुम्हारा स्क्वायर का, ये क्वेश्चन है तुम्हारा रेक्टेंगल का। ठीक है, इसको करना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहा है कि आंसर सबका करेक्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं इसको क्लास में डिस्कस कर दूंगा। क्लियर हो गया। चलो भाई मेरे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज फॉर कारपेंटिंग ए रूम ऑफ 6 डेसीमीटर 30 डेसीमीटर। अच्छा, लेंथ उसका 65 है, ब्रेथ उसका 30 डेसीमीटर है, एंड इफ द कॉस्ट इज 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। ए भाई, ले भाई, ट्विस्ट आ गया। ये है 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, लेकिन जो डायमेंशन दिया गया वो डेसीमीटर में दिया गया है। अब बोलोगे सर इनका बीच में रिलेशन क्या है, तो सिंपल सा बात है, बचपन में क्लास 4 या 5 में एक चीज सिखाया गया था। आई डोंट नो तुम लोग को याद है कि नहीं, याद होना चाहिए। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये गाना तुमको याद करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, अब देखो तुमको कहां से कहां तक जाना है, तुमको कहां से कहां तक जाना है,
तुमको डेसीमीटर से मीटर तक जाना है, तुमको डेसीमीटर से मीटर तक जाना है। जब भी तुम राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। कितना डिवाइड? जितना यूनिट तुम जंप करोगे। अब तुम यहां से लेकर यहां तक जंप करो, 1 यूनिट जंप करो, मतलब कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करना है। अगर मान लो तुमको मिलीमीटर से मीटर तक जाना है, मिलीमीटर से मीटर तक जाना है, तो कितना यूनिट जंप कर रहे हो? 3 यूनिट जंप कर रहे हो, मतलब इट विल बी डिवाइडेड बाय कितना? 1000। बस ये गाना याद रखना, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मैं भी भूल गया था अभी, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। अब तुमको कहां से कहां तक जाना है? डेसीमीटर से मीटर तक जाना है। अब बोलोगे कि सर मीटर में क्यों जाना है हम लोग को? मीटर में इसलिए जाना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इट शुड बी इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हो, देखते हैं कि आंसर कितना आता है। लेंथ का वैल्यू कितना दिया गया है? एक काम करते इसको रब कर लेता हूं ना, ये तो तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अब देखो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 65। 10 से मैं डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, कैंसिलेशन मत करो, काम आएगा बाद में। ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा? ब्रेथ का वैल्यू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय कितना? 10। ज्यादा जोश में आकर कैंसिल मत कर लेना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे फिर से बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला ये लेंथ है ये ब्रेथ है? ओ भाई मेरे, जो पहले दिया जाता है ना वो तुम्हारा लेंथ हो जाता है, जो बाद में दिया जाता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? ब्रेथ हो जाता है। ठीक है, अगर उसका साथ में अगर कोई और दे दिया गया वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइट बनेगा। मतलब ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ, तीसरा वाला हाइट। क्लियर हो गया? चलो अब एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 65/10 और ब्रेथ का वैल्यू कितना है? 30/10। कैंसिलेशन करना है क्या ना? काम आएगा बाद में। चलो जो कैंसिलेशन होता है कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 कितना टाइम्स? 5 13 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स? 5 2 टाइम्स, विच विल बी इक्वल टू कितना? 39/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 39/2 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं भाई नहीं, मुझे एरिया नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। कितने में उसको मैं क्या प्लास्टर करूं ना, क्या करूं? कारपेंट करूं, मतलब उसमें मैं कुछ बनाऊं, कारपेंट्री का काम करूं यहाँ पे। ठीक है, वहां पे बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को वो पेंट करो, कुछ भी करो, उसके लिए कितना चाहिए होता है? 45 चाहिए होगा। लेकिन तुमको कितना करना है यहाँ पे? 39/2 करना है। दैट मीन्स क्या करना है? फॉर रुपीज 39/2 डिवाइडेड बाय कितना कर लो? 45 कर लो, बस खत्म। यही तुम्हारा आंसर हो, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और मुझे इसका आंसर यहाँ पे एक ही दिख रहा है, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 877.50। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे, लेजेंड होंगे कि बोलेंगे सर आपने इसको भी रट्टा मार दिया, आप मुझे बताओ इसको कैसे आपने आंसर निकाल लिया। तो भाई मेरे सीधा सा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यूनिट डिजिट में इसका कितना है? यूनिट डिजिट में तुम्हारा 9 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 45 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट में फिर से 5 रहेगा। डिवाइड करोगे, जब भी तुम 5 को 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल के बाद क्या आता है? 5 ही आएगा। देख लो, दुनिया का कहीं भी नंबर को तुम डिवाइड करो 2 से, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 2 6 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ। देखो 2 कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। 2 कितना टाइम्स? 6 टाइम। 2 2 4, 5 10। देखो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब दुनिया में अगर यूनिट डिजिट में 5 और 2 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल के बाद तुम्हारा 5 आएगा ही आएगा। डेसिमल के बाद 5 कहाँ दिख रहा है? डेसिमल के बाद 5 बस मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने को मिला चीज में बता देता हूं। एक तो ज्योमेट्री के बारे में समझ में आया, वो तो अलग बात है। दूसरा चीज क्या पता चला कि अगर नंबर का नॉलेज होता है हम लोग के पास तो कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो जाता है। अब तुम बस एक बार सोचो कि इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कितना टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर वो दिमाग लगा पा रहे हो तो देखो तुम्हारा आंसर क्या तुरंत ही तुरंत आ गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक डेसिमल हो जाता तब प्रॉब्लम, ये दोनों सेम ही हो जाता तब। ठीक है, तब सेम ही हो जाता। चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गया। चलो अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। One angle of a triangle is 55. If the other two angles are in the ratio 9:16, find the angles. ये क्वेश्चन है क्या? ये देख के उड़ा के फेंक देना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, और सही में मोबाइल मत फेंक देना। यहाँ पे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा ट्राइंगल हुआ। ठीक है, ये ट्राइंगल हुआ। अब देखो क्या बोला गया, उसका 3 एंगल्स है। एक एंगल्स का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 55, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 55। दूसरा एंगल का वैल्यू कितना दिया? दोनों का रेशियो दिया गया, ये 9 है, यहाँ पे 16 है। रेशियो वाला चैप्टर में तुमको एक चीज मैंने बताया था, शायद याद होगा। बोला गया था जब भी रेशियो में होता है साथ में क्या आ जाता है? वेरिएबल आ जाता है। तो लेट दिस बी 9x, लेट दिस बी कितना? 16x। तुमको एक छोटा सा चीज याद करना पड़ेगा, या फिर याद है भी तुम लोगों को, वो है कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। दैट मीन्स
ये एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू कितना, शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलोगे सर आपको किसने बोला ये वाला चीज? मैंने नहीं बोला, मैंने यहां पे बनाया भी नहीं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी नामक एक प्रॉपर्टी आता है, वही बोलता है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम शुड बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो सीधा सा बात भाई, यहां पे कितना है 55, तो मैं 55 बैठा दिया पहला एंगल। दूसरा एंगल कितना है 9x, तो 9x का वैल्यू मैंने यहां पे बैठा दिया। तीसरा एंगल का वैल्यू कितना है 16 इस जगह बैठा दिया, इज इक्वल टू कितना 180 हो जाएगा। 55 को भेज देते कहाँ, बांग्लादेश, प्लस की जगह में हो जाएगा माइनस, 80 से जाएगा 50 बचेगा कितना 30, और पास माइनस 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 125 हो जाएगा। बात रही इसमें तो 16 प्लस 4 होता है 20 प्लस 5 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25x। 25x इज इक्वल टू 25, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 5 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो तुमको अभी लगेगा सर ऑप्शन नंबर 5 भी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, टिक करके आ जाओगे। सॉरी ऑप्शन नंबर 5 में नहीं है ना, अच्छा 5 में नहीं है, मैं भी वही हो रहा हूँ। क्या बोला है, फाइंड द एंगल्स, तुमको भी एंगल्स निकालना है, ठीक है। तो एंगल्स निकालने के क्या होगा, x का वैल्यू अगर तुम्हारा 5 आया तो 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और 16x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा सा बात भाई 80 हो जाएगा। और ये दोनों ही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। तो 45 और 80 कहां पे है, 45 और 80 मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। यहां पे एक एडवांस स्टेप में भी कर सकते हो, मैं समझाऊं कैसे। सीधा सा बात है, देखो इसका रेशियो कितना है 9 और इसका रेशियो कितना है 16 है। ऐसा एक एंगल ढूंढ के निकालो जहां पे 9 और 16 का डिवाइड जाता हो। देखो पहला वाला तुम्हारा 9 से डिवाइड जाना है, 65 9 से डिवाइड जाता है, सीधा सा बात है नहीं जाता है, कैंसिल। ये तो 9 से डिवाइड जाता है, या 16 से, ओ प्रॉब्लम हो जाएगा, दो चीज आ गई। या ये भी तुम्हारा 9 से डिवाइड जा रहा, तो आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 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 मैं बता रहा हूं। देखो ये भी तुम्हारा 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा तुम्हारा आंसर, मतलब ये दोनों में से एक आंसर होने वाला है। अब मैंने अभी तुम लोग एक चीज बताया था, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं ये दोनों का प्लस कर रहा हूं ना, ये 180 से ज्यादा हो जा रहा है, दैट मींस ये जो एंगल दिया गया है भले ही वो 9 और 16 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो ट्राइंगल का पार्ट नहीं हो सकता। दैट मींस ये भी तुम्हारा आंसर नहीं है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो तुम लोग इसके लिए जा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास सोचो कि तुमको जल्दी जल्दी साम निपटाना है, तो थोड़ा ऑप्शन का भी यूज ले लेना। इसका मतलब क्या होना है, एक आंख तुम्हारा क्वेश्चन में होना चाहिए, दूसरा आंख तुम्हारा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों का ऐसे करके देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको मतलब ध्यान से दोनों चीज देखना है कि देखो कि कभी कभार पेन ना उठा के भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो तो आज का क्लास यही पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स एंड द क्लास हियर, लेट्स मीट द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। बाय बाय एवरीवन।